हेलो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 और आज हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके फॉर्मूला क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है और इसकी यूनिट क्या है। आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये समय हो चुका है अभी का, रात के बज चुके हैं 8 बजे। तो हाई स्कूल की वीडियो है, रात के बज चुके हैं 7। तो कितने बजे? 7 बजे। और डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलती है कैरियर एकेडमी कुंडा पर। किस चीज की? फिजिक्स की क्लास मिलती है, क्लास 12th की। और क्लास 10th की वीडियो आपको आती है शाम को 8 बजे। चलो इस पे ले लेते हैं ये कलर, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाइए। तो आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे तरीके के साथ। और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ये जो चैप्टर है ना गॉस का प्रमेय वाला, इस यूनिट में मतलब इस सीरीज पूरी में ये वाला पार्ट से 100% एक डेरिवेशन आता ही आता है। उस डेरिवेशन में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको मिला करके वो चीजें बनती है और वो बहुत कठिन हो जाएंगी अगर आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा है। तो इनको आपको जरूर पढ़ना और बहुत आसानी से। और आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से इस बात को समझने और सीखने वाले हैं कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के मान को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले के पहले भी अगर कुछ चीजें होंगी अर्जेंट तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टेंट चीजों को पढ़ना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले आज का गोल, तो आज का हमारा गोल है, क्या है हमारे गोल? सबसे पहले हमको पढ़ना क्षेत्रफल सदिश। टॉपिक हमारे पास है 100 टॉपिक में से टॉपिक नंबर ये आज का हमारा 8 है और लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 7 है। क्योंकि हमने एक लेक्चर में 2 टॉपिक किए तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। तो ये चीजें तो हमारे पास है क्षेत्रफल सदिश, पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है। फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स के प्रकार। और उसके बाद प्यारे प्यारे हमने 5-6 सवाल ऐड कर रखे हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। इन सभी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्लास में ही सॉल्व करना है। तो 2-3 सवाल मैं बताऊंगा और उनके टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप घर से लगा के लाएंगे। वो सवाल मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं क्वेश्चन। चलो तो बढ़ते हैं साहब, सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। भाई एक बात आप जरूर ध्यान दिया करो, जब भी आप वीडियो देखा करो तो वीडियो में जो कुछ भी पार्ट आपको पसंद है, जहां पे कोई परिभाषा, उसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। उस कमेंट से क्या होता है, हमें एक फीडबैक मिलता है कि हाँ मेरी क्लास में जो भी मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों को समझ में आ रहा है और सब कुछ ठीक है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो भी आप कमेंट जरूर ड्रॉप किया करो। उस डाउट को मैं 100% अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो जब मैं अगली क्लास लूंगा तो वहां पे मैं उस डाउट को जरूर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमको यही पढ़ना, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। सर हमने क्षेत्रफल के बारे में सुन रखा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश क्या होता है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ये पहली बार हमने सुन रखा है। हो सकता है अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो जरूर आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपको चीजों में डाउट है, कुछ भी है, तो आज इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से क्लियर करने वाला हूं। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक शेप है, इस प्रकार का कोई एक शेप है, यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा शेप है, ये शेप नहीं शेप, शेप का मतलब आकार। तो ये हमारे पास कोई दूसरी चीज का आकार है। ये पेन कौन सी पेन आ जाए वाली भाई, चलो। और उसके बाद मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा कोई वृत्ताकार चीज है। अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग प्रकार के शेप ले रखे हैं। एक का नाम मैंने बहुत प्यार से बोल दिया ए, एक का नाम मैंने बहुत प्यार से बोल दिया बी। नाम क्यों बोले जब सबका नाम पता है? तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इसको हम लोग बोलना चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बोल सकते हैं। स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रकार का वृत्त है और वृत्त की इंग्लिश क्या होती है, सर्कल। तो CIRCLE, सर्कल होता है। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर अगर मैं बोलूं कि जरा इनका एरिया निकालो तो तुम फटाक से एरिया निकाल दोगे क्या? कि स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया तो साइड का स्क्वायर।
मतलब कि भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो एरिया हुआ। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, अब इसको सुनना बहुत ध्यान से। तो अगर हमारे पास किसी भी शेप की कोई वस्तु है, किसी भी शेप की कोई वस्तु है, तो उस वस्तु का जो शेप है, उस वस्तु का जो तल है, उस तल के लंबवत, उस तल के लंबवत। आज मैं कुछ लेके ही नहीं आया, ये किताब रखी हुई मेरे पास मैथ की। चलो, तो हमारे पास मान लो यहां पे हमारे पास एक क्या है, सतह है, एक सरफेस है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत, तो इसके ऊपर मैंने मान लो अपना ये स्टाइलिश रख दिया पेन ऐसे। तो लंबवत जो तल होता है ना, ये वाला जो तल होगा ना, ये वाला, इसी को बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। ध्यान सुनना, हमारे पास मैंने माना कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस शेप में एक कोई शेप है, ये कोई क्या एक शेप है। तो इस शेप पे अगर मैं एक ऐसे डायरेक्शन में कुछ खींचूंगा तो उसको मैं बोलूंगा क्षेत्रफल सदिश। सर क्षेत्रफल सदिश, आप सदिश बोल रहे हैं लेकिन ये तो लिखा दिस रूप में। जी बिल्कुल, तो क्षेत्रफल सदिश को लिखने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। मान लो ये हमारे पास क्या सतह है, क्या है, सतह। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि इस सतह का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, तो आप बहुत प्यार से बोलना कि इस सतह का एरिया वेक्टर इस सतह के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से, मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ। जैसे हमारे पास अगर कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और एरिया वेक्टर इसका इधर भी हो सकता है। बस उसकी सतह के लंबवत होना चाहिए। सपोज दैट मान लो अपना ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड का हम लोग एरिया वेक्टर निकालेंगे तो बाहर की ओर आएगा, ऐसे आएगा बाहर की ओर। वैसे निकालोगे तो कहां जाएगा, अंदर की ओर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी सतह के लंबवत होता है। सिंपल सी बात है। अगर हमसे कोई बोलेगा कि एरिया वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो आप बहुत प्यार से बोलना कि क्षेत्रफल सदिश किसी तल के लंबवत होता है। अच्छा सर, अगर ये सदिश है तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? सुनना ध्यान से भैया, मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने लास्ट की क्लास में बता रखे हैं क्या, कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर दो चीजें मुख्य रूप से होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके अंदर दो चीजें मुख्य रूप से होती है, एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। तो परिमाण, तो मान लो हमारे पास कोई एक चीज है, जैसे ये हमारे पास एक सतह है ना, मैंने माना कि इस सतह का एरिया कितना है, ए है। इस सतह का एरिया कितना है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश का मान कितना होगा, तो इसका मतलब कि एरिया वेक्टर का मान कितना होगा। तो अब सुना, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें चाहिए ना भैया, एक तो हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। भाई देखो, तुम यार हिंदी मीडियम पढ़ते हो, हम जानते हैं, और मैं पढ़ाता भी हिंदी मीडियम को ही हूं और इंग्लिश मीडियम को नहीं। लेकिन इतनी अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती ना, तो मतलब ही क्या हुआ यार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का ना। तो अगर ये तुमको लगता है कि सर अंग्रेजी मिल गई, तो कुछ नहीं, हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, लेकिन इस सब मामले में बड़ी तगड़ी है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गया। तो एक हो गया मैग्नीट्यूड और एक क्या हो गया, डायरेक्शन। तो सर अगर ये क्षेत्रफल सदिश एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसमें भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो जी बिल्कुल होता है। सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास ये एरिया वेक्टर है और इसका मान निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी मॉड ऑफ ए, मतलब इसका परिमाण। तो मॉड का मतलब क्या होता है, परिमाण, इनटू क्या आता है, एन कैप, इनटू क्या आता है, एन कैप। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैंने बोला कि ये डायरेक्शन जो है वो एन कैप की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन कैप। अब देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या बताता है, डायरेक्शन। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं एकांक सदिश, और एकांक सदिश का काम होता है दिशा बताने का। तो ये क्या बताएगा हमको, दिशा बताएगा। क्या बताएगा, दिशा बताएगा। ये हमको क्या बताएगा, परिमाण बताएगा। बबुआ यार, जब हमको परिमाण दिशा मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर, एरिया वेक्टर बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं कि परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा बहुत प्यार से लिख सकते हो कि किसी तल के लंबवत, अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, कि किसी तल के लंबवत, किसी तल के लंबवत
क्षेत्रफल को लंबवत, क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के मान को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये हमारे पास एरिया वेक्टर। आपसे ये नहीं बोलेगा एरिया वेक्टर क्या, बहुत रेयरली नहीं पूछता इसको, लेकिन एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता तो इस चैप्टर में जितने भी 3-4 टॉपिक आने वाले हैं, मतलब सीरीज में 3-4 टॉपिक या 3-4 वीडियो आएंगी, उनमें आपको ये बार बार मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और यहां डिस्कस करता हूं, सुनना। मैंने बोला कि हमारे पास एक क्या वृत्त है, सर्कल है, तो अगर इस सर्कल का एरिया क्या है, ए है, क्या एरिया, ए है, तो ये तो पूरे सर्कल का एरिया है ना बाबू। अगर हमारे पास ये पूरा सर्कल है तो इसका एरिया क्या है, ए है। बट अगर मान लो मैंने इतना छोटा सा पार्ट लिया और मैंने बोला जरा अब बताओ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसमें जो ए लिखा होता है उसी के आगे आपको डी लगा देना है। क्या लगा देना है, डी लगा देना है। ये डी क्या है, डी आप ऐसा समझ सकते हो, इसको हम लोग डिफरेंशिएट बोलते हैं। इसका या दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हो कि अगर हमारे पास कहीं पर हमको छोटा मान दो, भाई देखो ना, अगर इतना बड़ा एरिया है तो इसका मान ज्यादा आएगा और छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसका मान छोटा आएगा। तो फिजिक्स में किसी भी राशि को छोटा दिखाने के लिए कि इसका मान छोटा आएगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। और अगर हमको छोटा मान दे देगा और हमको बड़ा मान निकालना होगा, हमको छोटा मान दे देगा, हमको बड़ा मान निकालना होगा, तो उसी छोटे मान का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये देखा होगा आप लोगों ने साइन, ये समाकलन का साइन होता है। चलो, इतनी बातें समझ में आई। बहुत ही प्यार से मैंने चीजों को बहुत एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया है और समझ में भी आया होगा। तो इसलिए जरूर आज की क्लास का मोटिव है आपको कि एरिया वेक्टर की परिभाषा को लिखना है कमेंट बॉक्स में, बस एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर कहां होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है विद्युत फ्लक्स, यही मेन पार्ट हमारा इस वीडियो का, क्या, विद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में। चलो आ जाओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। अगर आपको विद्युत क्षेत्र पता है तो एरिया वेक्टर बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं बहुत प्यार से, बहुत तरीके से मैं बनाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आ जाओ भाई, बढ़िया से बनाते हैं, कलर ले लेते हैं। चलो रेड। तो मैंने यहाँ पे ये बना दी रेखाएं इस प्रकार की, इनको क्या बोलेंगे, रेखाएं। ये भैया सब जो मैं बना रहा हूं ना, ये सब क्या, विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है। चलो, तो ये सब मेरे पास क्या, विद्युत क्षेत्र है। इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये सब क्या है, ई वेक्टर है। तो मैंने लिख दिया, क्या, ई वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र। अब सुनना, ये विद्युत क्षेत्र है, बट हमें पढ़ना क्या है, विद्युत फ्लक्स। कुछ नहीं करना है आपको, उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां पर विद्युत क्षेत्र है, एक कोई सतह बना देनी है, एक कोई शेप लेना है। मैं बाबू ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूं कोई शेप लेना है तो कोई भी आप ले सकते हो, आपका जो दिल करे। आपका मन करे त्रिभुज ले लो, चतुर्भुज ले लो, रेक्टेंगल ले लो, पैरेललोग्राम, कुछ भी ले लो आप। कुछ नहीं समझा तो आला वाला कुछ भी ले लो। आला वाला का मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। शेप के आकार, उसका आकार क्या है, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर क्या करता है कि वो शेप बंद होना चाहिए, वो जो आप आकार ले रहे हो वो बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए बस। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत प्यार से क्या ले लिया, शेप ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक शेप हो गया। अब देखो ध्यान सुनना, अब मैं, ये हमारे पास क्या हो गया, शेप हो गया। इस शेप का जो एरिया है वो क्या है, ए है। इस शेप का एरिया क्या है, ए है। बाबू एरिया ए है, एरिया वेक्टर का मान कहां होगा, एरिया वेक्टर का मान इस शेप के बाहर होगा, तो लंबवत होगा। तो इस शेप के लंबवत मतलब कि इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर। क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। सुनो ध्यान से, तो हमारे पास पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक शेप ले लिया और उस शेप में से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं को बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स। मैं अगर अब फ्लक्स बोलूंगा तो आप उसे विद्युत फ्लक्स समझिएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 1 2 3 4 5। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है, 5 है। बट फ्लक्स कितना है, तो जितनी रेखाएं
उस शेप में से जा रही हैं, जितनी रेखाएं उस क्षेत्रफल से गुजर रही हैं, उन्हीं को हम फ्लक्स बोलते हैं। उनके बाहर फ्लक्स, जो उनके बाहर जो भी रेखाएं होती है उनको फ्लक्स नहीं बोलते। तो देखो 1 2 3, तो यहां पर अगर मैं बोलूं फ्लक्स कितना है तो वो कितना है हमारे पास 3 है। और बाकी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सर क्या जितनी इसमें से रेखाएं गुजरेंगी उतनी? जी बिल्कुल, जितनी इस क्षेत्रफल सदिश से रेखाएं, मेरा मतलब इस क्षेत्रफल से या इस शेप से रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं रेखाओं को फ्लक्स बोलते हैं, बाकी रेखाओं को फ्लक्स हम नहीं बोलते। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, तो बाबूजी ये हमारे पास काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? काल्पनिक पृष्ठ। आगे मैं इसी काल्पनिक पृष्ठ को क्या बोलने वाला हूं? गॉसियन पृष्ठ। अभी ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, डिटेल में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक, गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस होता है, मतलब कि वास्तव में नहीं होता, इसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। क्या? विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र है, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया, जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उनको आप गिन लो, और जो गिनोगे, जो रेखाएंगी, उन्हीं को बोलेंगे फ्लक्स। क्या बोलेंगे? फ्लक्स। जैसे यहाँ पे 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बट इस सतह से गुजर रही है सिर्फ 3, तो इसलिए फ्लक्स कितना होगा? 3 होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, सबसे पहली बात तो हमको नोट के रूप में क्या याद रखना है कि जो फ्लक्स होता है ना, उसको हम लोग फाई ई से लिखते हैं। फाई का मतलब क्या होता है हमारे पास? वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। फाई का मतलब क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। अब सुनिएगा, फाई, अब यहां पे तो ये वाला हो गया पार्ट, यहां पे जितनी भी रेखाएं थी वो सब एक ही दिशा में जा रही थी, तो ये मैंने पार्ट बना दिया। बट मान लो, क्या जरूरी है, जैसे सपोज, सुनो, जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये मेरा बुक है मैथ की, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी है। अब मान लो यहाँ पे ये 4 रेखाएं गुजरी इस प्रकार से, जब ये 4 रेखाएं जाएंगी इस सरफेस पे, तो मैग्नेट, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है? 4, इसमें गई कितनी? 4, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी 4 है, और जितनी रेखाएं गई फ्लक्स ऐसे गई, साइंस निकल गई बाहर, तो कितनी हुई? 4 है। लेकिन मान लो मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा ऐसे झुका दूं किसी एंगल पे, अब देखो इसको, अब ऐसे आ रही, कितनी आ रही है? 2, देखो 2 उंगली मेरी बाहर है, 2 बुक पे, तो इसका मतलब अब फ्लक्स कितना हुआ? 2। तो यार यहां पे तो मैंने गिन लिया 2 है, लेकिन जब किसी एंगल पर बात करेगा तो उसके लिए, इसके लिए, जैसे यहाँ पे तो एंगल बना नहीं है, तो यहाँ पे तो बात नहीं कही मैंने, बट अगर किसी एंगल पे ये मेरा झुक जाएगा सतह, तो उसके लिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे, अब इसके बारे में बात करेंगे। चलो आ जाओ, पहली बात सुनना, मान लो हमारे पास यहां पे कुछ इस प्रकार से, क्या ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मैंने यहां पे ऐसे क्या बना दिया है, एक मैंने तल ले लिया। अब सुनना ध्यान से, ये जो मैंने बनाया है ये सब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और मैंने यहाँ पे क्या लिया? सरफेस ले लिया, तल ले लिया। अब अगर मैं इस सरफेस बात करूंगा भाई, तो हमें तो इस सरफेस का क्या निकालना है? एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा उस सतह के लंबवत होता है, तो इसका मतलब जो इनका एरिया वेक्टर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बाहर क्यों आएगा, जिसका नाम मैं बोलूंगा ए वेक्टर। क्या बोलूंगा? ए वेक्टर। अगर अब की आप देखेंगे तो दोनों एक ही दिशा में नहीं है, यहाँ पे दोनों एक दिशा में थे, एरिया वेक्टर भी उधर था, विद्युत क्षेत्र भी उधर था, लेकिन यहाँ पे देखो वो दोनों ऐसे फैलते हुए जा रहे हैं, मतलब एक दिशा में नहीं है। तो हो क्या रहा है कि इनके बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? एंगल थीटा। तो जब हमारे पास समान दिशा में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जब किसी कोण पे होगा तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्यारा से एक सूत्र है, और उस सूत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आ जाओ, तो अगर कहीं पर हमारे पास क्या हो, फ्लक्स निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है, इन दोनों का हम क्या करा देंगे? अदिश गुणा। क्या करा देंगे? अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट। सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र किसका है? फ्लक्स निकालने का। ये सूत्र किसका है? फ्लक्स। क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स होता है, और फ्लक्स मतलब क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब वो बहुत गौरपूर्वक सुनिएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूं, हालांकि मैंने इसको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, तो आपको ये पता होना ही चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई, जल्दी सिलेक्ट हो जाओ। फ्रेम डॉट डॉट ले लेते हैं, इसको मोटा करते हैं, ब्लैक रेड ठीक था। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहली बात क्या है मेरे पास, कि यहाँ पे मैं आपको गुणा बता। देखो जो हमारे पास सदिश होता है, क्या होता है? सदिश होता है, इनका गुणा, तो बोलूंगा सदिश का गुणा। आज बता दे रहा हूं, आज के बाद इस पूरी सीरीज में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा, तो आज सीख लेना जिनको नहीं आता ये। सदिश गुणा दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है हमारे पास अदिश गुणा, एक का नाम होता है अदिश गुणा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एक सेकेंड आ जाओ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सुना ध्यान से। अगर हमारे पास कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? अदिश गुणा। क्या होता है? अदिश गुणा। दूसरा हमारे पास आता है, यहां पे बना देता हूं मैं इसको ऐसे। दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणा। क्या बोलते हैं? सदिश गुणा बोलते हैं। और इस सदिश गुणा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट को देखो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, तो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। सुना ध्यान से, ये अदिश गुणा है और ये सदिश गुणा है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए। बाबू देखो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसका सूत्र हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा फाई ई का मान। चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जो सबसे मेन पार्ट आपको याद रखना है वो थीटा के बारे में समझना है। जब कहीं पर पूरी फिजिक्स में क्या आ जाए? कॉस। क्या आ जाए? कॉस। जैसे ई ए कॉस थीटा, तो इसका मतलब जिस भी राशि के बारे में बात करूंगा वो राशि अदिश है, वो राशि अदिश है। तो याद रखिएगा नोट के रूप में कि जो फाई ई है, बोले तो जो विद्युत फ्लक्स है, वो एक प्रकार की अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है। फाई क्या है? अदिश राशि है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है ना, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, तो हम यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुख्य कंडीशन, मतलब हिंदी में क्या पता नहीं क्या बोलते इसको, मान लो, चलो ठीक है जो भी है समझ जाओगे अपना। स्पेशल कंडीशन होता है। अब स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कोण के बारे में बात करेंगे। जब कभी भी फिजिक्स में आप कोई चीज पढ़ रहे हो और वहां पे एंगल आ जाए, थीटा पीटा आ जाएगा, तो वहां पे हमेशा कोण के बारे में बात करेंगे। और वहां पे जनरली हम लोग तीन एंगल के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है थीटा बराबर 0 डिग्री, एक होता है थीटा बराबर 90 डिग्री, एक होता है थीटा बराबर 180 डिग्री। अब थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180 डिग्री। यहाँ पे होता क्या है, सुनना ध्यान से, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 180, इनको हम लोगों ने स्पेशल क्यों बोला? अरे भाई 30 भी होता है, 45, 60, 90, 120, 35, 70, बहुत सारा होता है। मैंने इसको स्पेशल क्यों बोला? क्योंकि इन एंगल पे कॉस और साइन के मान का जो मान आता है, इस एंगल पे, इस कोण पे जो कॉस और साइन के मान आते हैं वो हमको बहुत यूनिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यूनिक। जैसे कि 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल कंडीशन बोलते हैं, मतलब कि मुख्य
कंडीशन मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा, हिंदी नहीं आ रही, देख रहे हो, ये हिंदी का हाल है हमारा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इनके जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कंडीशन। एक एक को समझेंगे, एक एक को बहुत आराम आराम तरीके से। चलो आ जाओ, मैं बोल रहा हूं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0, देखो कैसे होगा, यहां पे हमारे पास जो मैं बना दूं, चलो एक मिनट बहुत प्यार से बनाते हैं। तो आ जाओ भैया, आप पहले एक रेखा बनाएंगे, फिर इसको मोटा करके एक बार बनाएंगे, ठीक है। ओह, ये कौन सी रेखा आ गई, चलो एक ही पेज बना दें क्या, तीनों, है ना, हाँ सही रहेगा। इसको थोड़ा सेट वेट कर दें बस। इसका जो फ्रेम है डॉट डॉट बना दें क्या, नहीं ये ठीक है, मोटा कर देते हैं इसको थोड़ा से, कलर इसका ले लेते हैं ब्लैक, ठीक, क्लोन, और इसके क्लोन को लाओ इधर यहाँ पे, और इसका फिर करो कॉपी, इसको लाओ इधर, कॉपी पेस्ट मारो इसको, फिर से कॉपी करो और फिर से लाओ इसको इधर, ठीक। चलो, हालांकि इसको समझने के लिए आप एक भी अगर बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लेने वाला हूं एक सरफेस, क्या लेने वाला है, एक सरफेस लेने वाला हूं। तो जब मैं यहाँ पे एक सरफेस लूंगा, देखो ध्यान से, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक सरफेस ले लिया, आ जाइए आ जाइए आ जाओ भाई, ठीक है, ये मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया इस प्रकार का। अब इस सरफेस का जो एरिया होगा, इस सरफेस का जो एरिया होगा वो कहां पे होगा, बाहर की ओर, कहां पे होगा, बाहर की ओर। मान लो देखो, मैंने अगर ऐसे किसी, मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने ऐसे किसी चीज को रखा है, तो इसका एरिया कहां आएगा, बाहर की ओर आएगा, कहां आएगा, बाहर की ओर। सर उधर भी जाएगा, रुक जा बाबू, रुक जा भाई, रुक जा, अभी कहां जा रहा है, बाहर की ओर। जब बाहर की ओर जाएगा तो सुनना ध्यान से, यहां पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। और अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालूंगा तो कहां आएगा, बाहर की ओर, जिसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर, क्या बोलूंगा, ए वेक्टर। अब जब ई वेक्टर और ए वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो देखो क्या होगा, तो सूत्र हमारे पास होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, और इसको हम लोग बोलेंगे समांतर, क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। तो समांतर बोलेंगे, थीटा का मान कितना होगा, 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे पास हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए, क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान क्या मिलेगा हमको, कब मिलेगा, जब दोनों चीजें क्या होंगी, समांतर, तो ये मान आएगा। आइए आगे आ जाओ, आगे आगे, ये ऐसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, थीटा बराबर 0। अब देखेंगे थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखो थीटा बराबर 90, तो ये हो गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब इसको बोलते हैं लंबवत, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे लंबवत। तो हमारे पास क्या हो गया, लंबवत हो गया। अब सुनना, अगर ये लंबवत है तो क्या होने वाला है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इसको जरा हम कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेक्ट, ये नहीं हो पाता मुझसे सिलेक्ट, आ जाओ भाई, चलो आप आ जाओ ऐसे ही, ठीक है। इसको करो क्लोन 4-5 बार, क्लोन क्लोन क्लोन, क्लोन मतलब फोटो कॉपी। तो इनकी सबकी मैंने क्या कर दी, फोटो मार दी, फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी। आ जाओ भाई, अब आप आ जाओ, ये सबको मैं पहले सेट कर दूं, फिर उसके बाद इनको आसानी से हम निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र। चलो अब यहां पर मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ऐसे, और मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो मैंने तीर बनाया है ये सब क्या है, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है। और इसका, अच्छा एक मिनट, सरफेस को हमको परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसको घुमा देता हूं कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो अब इस सरफेस का मैं क्या लूंगा, क्षेत्रफल सदिश। तो जैसे मान लो अब की बार मैंने कैसे रखा था, ऐसे रखा था, अब की बार मैंने ऐसे रखा है, तो क्षेत्रफल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा,
क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, ऊपर। अरे भाई लंबवत कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ये इस प्रकार का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। अब देखो ना ध्यान से, ये हमारा ई वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ फिर वही सूत्र लगाएंगे फ्लक्स का। तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है मेरे पास कि फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं जब लिखूंगा तो थीटा का मान कितना लिखूंगा, 90 डिग्री। तो हो जाएगा ई ए, और यहाँ पे आएगा कॉस का 90 डिग्री। कॉफ 90, कॉफ 90 का मान कितना होता है, बोलो बोलो सभी लोग, कॉफ 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा कॉस फाई इक्वल टू, ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉफ 90 का मान क्या होता है, 0। तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो ना भाई, खुद सोचो ना, देखो मान लो, चलो इधर आप, ये हमारे पास अंगुलियां क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। जब ये ऐसे था, देखो सब जा रहा था, मतलब मैक्सिमम मान निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मान, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि 0 डिग्री। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे लंबवत रख दिया, देखो अब क्या एको रेखाएं इस तल से गुजर रही हैं। अरे भाई जब तल से गुजरेंगे ही नहीं, जैसे यहाँ पे जब तल से गुजरेंगी नहीं तो वहां फ्लक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सब रेखाएं उसके सतह से जा रही है, यहाँ पर भी रेखाएं उसकी सतह से जा रही है, तो सतह में घुस के निकलेंगी तो फ्लक्स होगा, और सतह में नहीं घुस के निकलेंगे तो फ्लक्स नहीं होगा। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रेखाएं गई, तो क्या यहाँ पे को गई, इसके अंदर नहीं गई। तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। बोले तो यहाँ पे जो फ्लक्स मान है 0, क्योंकि उसकी सतह से एक भी रेखा नहीं गुजरी है। आगे आ जाओ। जब हम आगे आते हैं यहाँ पे, चलो आगे जब आते हैं हम यहाँ पे, तो अब की बार हम कितना, थीटा बराबर 90। तो अब की बार हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं प्रति समांतर। क्या बोलते हैं, प्रति समांतर बोलते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो अब की बार क्या होगा, यही सब चीजें होने वाली हैं। इनको फिर से यहाँ पे ले लेता हूं रेखाओं को। ये रेखा, अब इधर आ जाइए आप जरा, फटाक से ऐसे क्लोन कर दीजिए इनको जरा, यहीं पर आ रही हैं सब, ये ऐसे, ठीक। इसको भी क्लोन करो, ये ऐसे आ जाओ, ऐसे, ठीक। चलो तीन बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते। यहाँ पे अब आप आ जाइए भैया। अब की बार मैंने मान लो यहाँ पे एक सरफेस ले लिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है। चलो अब की थोड़ा सरफेस को फिल कर दूं, तो ज्यादा मजा आ जाएगा देखने में सरफेस को। फ्रेम इसका, ठीक है, फिल इसको करता हूं इस तरह से। देखो यहां पे इसका जो एरिया वेक्टर है, जो इसका एरिया वेक्टर है, वो अब की बार में इसका एरिया वेक्टर पाछे ले रहा हूं। कहां ले रहा हूं, पाछे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो एरिया वेक्टर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और इधर ये जो रेखाएंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी आ जाओ भाई, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ई वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर उस तरफ है, ए वेक्टर इस तरफ है। तो जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे, जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो वहां पे एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। कितना बनता है, 180 बनता है। ऐसे सोचो आप, मान लो हमारे पास एक ये है, एक ये, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में। देखो इस पेन का पॉइंट भी इस डायरेक्शन में, और इस पेन का पॉइंट भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम होंगे तो कोण 0 बनेगा। कोण क्या बनेगा, 0। देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो कोण क्या बनता है, 0 बनता है। अच्छा, जब दोनों ऐसे हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं एल। तो यहाँ पर एल का शेप बनेगा, वहां बनेगा 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एल बन रहा है, तो यहाँ पे कितनी डिग्री, 90 डिग्री। इसको और बढ़ाओ, देखो ये ऐसे बढ़ जाएगा। अब ये जा रहा है आला और ये जा रहा है बाला। तो जब आला बाला जाते हैं तो वहां पे एंगल कितना बनता है, वहां पे एंगल बनता है 180। कितना बनता है, 180 बनता है। तो यहाँ पे मैं इसी को बता रहा हूं कि एक अगर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो कोण का मान 180। वही अपनी पुरानी कहानी करनी है। क्या करनी है कि फाई इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा होता है। अब उसके बाद अगर सूत्र लगाऊंगा मैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है हमारे पास, 180। ये हो जाएगा 180, और cos 180 अंश का मान होता है भैया जी माइनस का 1। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो ये हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू ए माइनस का 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा फाई ई बराबर माइनस का ई ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं
तो यहां पर फ्लक्स का मान एक बार हमको मिला क्या, पॉजिटिव। यहां पर मान क्या मिला, पॉजिटिव। यहां पर मान क्या मिला हमको, शून्य। और यहां पर मान हमको क्या मिला, निगेटिव। तो कुल मिला के फ्लक्स दो प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। फ्लक्स कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। बात की बात, अभी उसको बाद में पढ़ेंगे। अब की बार हम पढ़ने वाले फ्लक्स को समझ गए भैया जी, इन तरीके से हम एंगल को बात करेंगे। बाकी वो बोलेगा जितने एंगल पे ना वो आप रख सकते हैं। बोला 30 डिग्री पे तो 30 डिग्री रख देना, 45 डिग्री पे तो 45 डिग्री हम लोग रख देंगे, तो देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल आ गया, जगह नहीं है। एक पेज मुझे और चाहिए था। चलिए तो एक पेज हम इसके पीछे कर देते हैं इंसर्ट, ठीक। आ जाओ भाई, तो इसको कर देते हैं हम लोग थीम में जाकर के बैकग्राउंड ये, चलो ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप वो हम पढ़ने वाले हैं क्या नाम से, बल सॉरी बल कह रहा हूं, फ्लक्स का मात्रक और विमा। सुना ध्यान से, तो हम पढ़ने वाले हैं मात्रक और विमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। एक तो मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो ऊपर रॉड लगी हुई है ना, इसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है, आपको क्लियर दिखता है, उधर से क्लियर दिखता है, बट जब हम लोग लिखते हैं ना तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस आती है, इसको कुछ करना पड़ेगा। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। भाई यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए वीडियो बना रखा हूं, ठीक है, उस पर जाके देख सकते हो। दूसरी बात, यूनिट मतलब मात्रक, डायमेंशन का मतलब विमा। तो मात्रक और विमा निकालने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो होता है सूत्र। अगर आपको सूत्र पता है ना तो आप बहुत प्यार से इसको निकाल सकते हो। चलो देखते हैं सूत्र क्या होता है हमारे पास। सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए। सर थीटा पीटा भी तो होता है भाई, थीटा उटा कोई मात्रक यहाँ पे नहीं रखते हम लोग, सिर्फ दो ही चीज का रखते हैं, राशियों का, ठीक है, अदिश हो या चाहे सदिश हो। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए। अब देखो ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये इसका क्या है, मात्रक है। क्या ये इसका मात्रक है, इसकी यूनिट है। यूनिट का मतलब मात्रक, ठीक है। आ जाओ, अब अगर हम क्या देखेंगे, विमा निकालेंगे, विमा। तो विमा देख लेते हैं फटाक से, इसको फिल कर दें क्या, थोड़ा प्यारा लगने लगेगा। हो तो भैया जी आप लोग बताओ, सब ठीक ठाक चलता है, पढ़ाई समझ में आती कि नहीं आती। हाँ यार मैं आता हूँ ना, पढ़ाता ही रहता हूँ, बात नहीं कर पाता हूँ। कोई बात रहा करे ना भाई तो आप कमेंट जरूर करा करो, ठीक है, कि क्लास आपको अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम आई कहीं टॉपिक पे किसी शब्द में, तो उसे मेंशन कर दिया करो कि सर इतने मिनट पे मुझे एक टॉपिक था या एक शब्द था, इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूंगा, जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपकी उस चीजों को मेंशन कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ चुके यूनिट एंड डायमेंशन। अब डायमेंशन की बारी। तो डायमेंशन, भैया दरवाजा बंद है, डायमेंशन, तो यहां पे आएगा हमारे पास डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, विमा होता है। अब विमा निकालेंगे, तो विमा निकालने के लिए भी हमको सूत्र चाहिए। क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। अब सुनो ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाई ई बराबर ई ए। अब देखो इसमें विमा, तो सबसे पहले हमको विद्युत क्षेत्र की बीमा चाहिए और उसके बाद हमको एरिया की बीमा चाहिए। अगर मान लो आपको विद्युत क्षेत्र की बीमा नहीं पता तो फिर विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता होना चाहिए या मात्रक पता होना चाहिए। अगर विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है तो आप बीमा निकाल सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे क्या न्यूटन, तो न्यूटन की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर माइनस का 2। चलो एक बार इसको लिख देता हूं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। चलो देखो, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, न्यूटन, तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर माइनस का 2। ये हमारे पास विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट, मैंने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, गुणे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन कूलाम का मतलब क्या होता है, आवेश, चार्ज होता है।
चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 80 लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर फाई ई का मान निकालूंगा, फाई मात्रा निकालूंगा, देखो वीमा को हमेशा कुल मिला करके एक ब्रैकेट में लिखा जाता है और हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 80 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये m इसके इसमें गुणा मारो तो l स्क्वायर, l यहाँ पावर 1 है तो l स्क्वायर का इसमें पावर l क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो हो जाएगा ml क्यूब t की पावर माइनस का 2, और ये 80 को ऊपर जब मैं ले जाऊंगा तो यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 और t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो फाई ई तो बात करेंगे, तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, तो जो जो टर्म इसमें लिखी वो टर्म उसमें लिखी तो गुणा होगा, नहीं लिखा तो उसका गुणा नहीं होगा, उसको सिंपल से लिख देंगे। यम यहाँ पे, यम यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m, l क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे l की पावर क्यूब मतलब 3, t की पावर -2, t की पावर -1 तो t की पावर माइनस का 3, तो t की पावर माइनस का 3, a की पावर माइनस का 1 तो a की पावर माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी क्या हो गई हमारे पास डायमेंशन हो गई, डायमेंशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मात्रक है और ये इसकी डायमेंशन है। आगे हम पढ़ते हैं क्या है हमारे पास, आगे टॉपिक है हमारे पास फ्लक्स के प्रकार। चलो नया पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के प्रकार, जो फ्लक्स होता है हमारा दो प्रकार का होता है। फ्लक्स कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सबसे पहला हमारे पास होता है धनात्मक फ्लक्स। क्या होता है? धनात्मक फ्लक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। सुना ध्यान से, एक होता है धनात्मक फ्लक्स और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक फ्लक्स। एक का नाम होता है पॉजिटिव फ्लक्स और एक का नाम होता है निगेटिव फ्लक्स। सुना, बहुत बहुत प्यार से। धनात्मक फ्लक्स में हमेशा हम क्या लगाएंगे प्लस के साथ, और ऋणात्मक फ्लक्स को हमेशा लिखेंगे माइनस के साथ। धनात्मक को प्लस और ऋणात्मक को माइनस। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक ठू ले ले, कोई बढ़िया सा शेप, चलो इसी शेप को ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लो कुछ इस प्रकार का एक शेप ले लिया, ठीक है, और इस शेप को मैं थोड़ा कर देता हूँ फिल। तो इसको फिल करने के लिए मैं इसको लूंगा कलर को, इसका जो फ्रेम है उसको कर दूं डॉट डॉट, तो थोड़ा सा प्यारा लग जाएगा। चलो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया, एक सतह है, ठीक है, और इस सतह पे कुछ रेखाएं आ रही हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार की रेखाओं का कलर ब्लैक कर देता हूं, लाइनिंग ब्लैक। तो ये ऐसे, ये ऐसे, वो वैसे, वो ऐसे और वो भी ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दूं ऐसे, इसको कर दूं वैसे, इसको कर दूं आला, इसको कर दूं बाला, इसको कर दूं आला, ठीक। चलो, तो हमारे पास एक सतह है और उस सतह में कुछ रेखाएं गई और कुछ रेखाएं निकली है। तो हमारे पास एक सतह है, सरफेस है, और इस सरफेस का नामकरण मैंने क्या बोल दिया कि इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है। तो इसमें 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 रेखाएं विद्युत क्षेत्र गई हैं और 5 ही रेखाएं निकली हैं। 5 गई और 5 निकली हैं। तो अगर हमसे कोई ये बोले कि जरा हमें बताओ कि इस सतह से संबंधित कुल कितना फ्लक्स है, इस सतह से संबंधित कुल कितना फ्लक्स है, तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा फाई ई सतह के लिए, फाई जो हमारे पास सतह दी गई है, तो कुल नेट फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि जितना फ्लक्स गया है उतना फ्लक्स निकला है, जितना फ्लक्स गया है उतना फ्लक्स निकला है। तो एक का नाम होता है धनात्मक और एक का मान होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0। तो जो आता है
उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव, जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। तो जितने माइनस उतने प्लस, जितने माइनस उतने प्लस, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 0। अब मान लो कि मेरे पास 3 2 5, मान लो कितनी रेखाएं हैं 5, तो मेरे पास 5 माइनस का हो जाएगा और इधर कितनी है 5 प्लस का हो जाएगा। और हमको बोला गया कुल बताओ, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं डालेंगे, तो ये वाला 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे चलो, आगे हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है। पहले मैं इस जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया ना फ्लक्स वाला, इस पे एक सवाल लगवाता हूं। कहां गया, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। हाँ, तो मैंने मान लिया ऐसे ही कि हमारे पास कोई शेप है। ये कौन सा शेप है भाई, शेप ये वाला बढ़िया है। तो हमारे पास कोई एक शेप है, शेप नहीं, शेप मतलब तो जो खाना बनाते हैं, शेप है। तो हमारे पास एक प्रकार का शेप है, आकार है, और इसमें 4500 मतलब इस प्रकार से कितनी रेखाएं जा रही हैं 4500, और फिर कह रहा है कि आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तो जा रही हैं, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। ध्यान सुनना, इसी क्षेत्र से कितनी रेखाएं निकल रही हैं 2500, तो 2500 निकल रही हैं। तो ये वाला हमारे पास फ्लक्स कौन सा है, जाने वाला, और ये वाला कौन सा है, निकलने वाला। तो ये आने वाला और वो जाने वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो जाएगा निगेटिव और वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो कह रहा है कि फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो पहली बात तो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये टॉपिक कहाँ का, ये टॉपिक है उसका नियम का नाम है उसका गॉस का नियम। लेकिन पहले उसको निकालने के पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि फ्लक्स कितना है। तो इस सवाल को अभी मैं बताऊंगा, जब मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय, तो वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस सवाल में यह निकलना चाहता हूं कि यहाँ पे कुल कितना फ्लक्स है। भाई 4500 आया इसमें और 2500 निकल गया, तो कुल कितना फ्लक्स हुआ। तो सुनना ध्यान से, 4500 आया 2500 निकल गया, तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास 4500 प्लस का मतलब माइनस का, 4500 माइनस का, और 2500 किसका हो जाएगा प्लस का। जो भी मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 0 2 0, माइनस तो माइनस आ जाएगा। ये आपका फ्लक्स आएगा। मात्रा क्या आएगा, मात्रा का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक है, ये 2017 में आया होगा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ आगे आगे आगे, ये रहा सवाल। कह रहा है हमको, उदाहरण है एक प्रकार का, कह रहा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप में रखने पर पृष्ठ ए वेक्टर का मान दिया 10J कैप से होकर कितना फ्लक्स जाएगा, कितना फ्लक्स जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको दी गई वो वेक्टर फॉर्म में दी गई है। तो अगर वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दी जाएगी तो मैं सूत्र भी वेक्टर वाला रखूंगा। कौन सा सूत्र है वेक्टर वाला हमारे पास, ये वाला सूत्र। यहाँ पे देखो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसमें सवाल में हम लोग यही करने वाले हैं। आ जाओ भाई, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं फाई ई का मान। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई ई बराबर ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप, ठीक है, एक ब्रैकेट में, इनटू दूसरे ब्रैकेट में ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10J कैप। तो यहां बोलता हूं 10J कैप, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू, सुना ध्यान से। तो देखो जब इस प्रकार के गुणा होते हैं तो एक संख्या को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 10 को, फिर मैं 4 में करूंगा, फिर मैं 7 में करूंगा। तो 10 दूनी 20, 10 चौक 40, 10 सत्ते 70। इसको मैं आपको अलग सी वीडियो बना के समझाया जा सकता है बहुत डिटेल में, लेकिन अगर आप एक बार में एक लाइन में सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे सीखो कि अगर जे कैप है तो उसमें कहीं पर अगर जे कैप है तो सिर्फ जे का जे में गुणा होता है। ऐसे होता सब में है, लेकिन सब में गुणा करना अलग अलग जो होते हैं उनका मान 0 हो जाता है, लेकिन जे जे का मान 0 नहीं होता, उसका मान 1 होता है। तो 10 का जे में गुणा, 10 चौक 40, तो मेरे पास हो जाएगा 40, और जे जे में गुणा करोगे तो हो जाएगा जे कैप
और डॉट का जे कैप, इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो हो जाएगा 5E बराबर 40 मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा 2017 का। और 2017 ही नहीं, 2019 में भी ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, यूपी बोर्ड में आया था। आगे आगे मैं बढ़ता हूं तो मुझे दिखता है कि विद्युत क्षेत्र इतना में स्थित ए बराबर इतना मीटर से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। ये आपका क्या है? होमवर्क है, HW, जिसको आपको घर से लगाना है और वीडियो में आपको कमेंट करके बताना भी है क्लास में, ठीक है। हाँ, ज्यादा अल्लाह वाला नहीं। फिर कह रहा कि एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना न्यूटन कूलम दी गई, YZ, ये थोड़ा सिस्टमेटिक है, YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का ये एरिया दिया है। आयताकार पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। सुना ध्यान से, कह रहा है कि एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E वेक्टर का। तो सबसे पहले E वेक्टर की वैल्यू, तो मेरे पास E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में 1.2 I कैप, तो जगह 1.2 I कैप, उसके बाद कितना है? 1.6 J कैप, तो J कैप लिख दिया। फिर कह रहा है K कैप नहीं दिया तो नहीं लिखना है हमको, ठीक है। न्यूटन बटे कूलम, अरे होता ही भाई, न्यूटन बटे कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। कह रहा है YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर का मान कितना है? 0.2, लेकिन इसके साथ में क्या लगाऊंगा? आई कैप लगाऊंगा, जे कैप लगाऊंगा, के कैप लगाऊंगा। तो इसको समझना ध्यान से। अगर मैं आपको निर्देशांक बनाऊं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं 3D, तो इधर हमारे पास होता है एक्स अक्ष, इधर होता है हमारे पास वाई अक्ष, इधर होता है हमारे पास जेड अक्ष। एक्स अक्ष में कौन सा कैप चलता है? आई कैप। वाई अक्ष में कौन सा कैप चलता है? जे कैप। जेड अक्ष में कौन सा कैप चलता है? के कैप। ध्यान सुनना, एक्स अक्ष में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब यहां पे कह रहा है कि जो हमारे पास एक शेप है, उसका जो एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, वो वाई और जेड तल के समांतर रखा है। मतलब ये वाई और ये क्या है? जेड। तो जब वाई और जेड के समांतर रखेगा तो उसका एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर कहां होगा? क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा? तो सुनना ध्यान से, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रखूंगा तो तल के लंबवत का मतलब वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो कहां होगा? आई कैप में होगा या एक्स अक्ष में होगा। तो जो यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है उसके साथ में क्या आएगा? आई कैप आएगा और मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे पता है तुमको समझ नहीं आया होगा, इसलिए फिर समझाता हूं। यहाँ पे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये क्या है? जेड अक्ष है। यहाँ पे बोल रहा है कि वाई जेड तल के समांतर, तो इनके समांतर क्या रखा है? तल रखा है। तो इनके समांतर मैंने तल रखा है। जब आप इनके समांतर तल रखोगे तो बोल रहा है उसका एरिया, क्योंकि हमको तल रखना तो ठीक रख दिया, बट हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि एरिया वेक्टर कहाँ आएगा। तो अगर वाई जेड तल में रखा है तो एरिया वेक्टर एक्स अक्ष में आएगा, वाई एक्स में रखा है तो एरिया वेक्टर जेड में आएगा, जेड एक्स में रखा है तो एरिया वेक्टर वाई में आएगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। किसी दो तल में हम एरिया वेक्टर को रखेंगे, मतलब शेप को रखेंगे, तो जो उसका एरिया वेक्टर आएगा, जो उसका क्षेत्रफल सदिश आता है, वो हमेशा तीसरे वाले में आएगा। तो अगर मतलब ऐसा टाइप का होता है ना, इसमें इसमें रखा इसमें आएगा, इसमें इसमें है तो इसमें आएगा, इसमें इसमें है तो इस तरफ आएगा। तो वाई एक्स है तो जेड में आएगा, वाई जेड है तो एक्स में जाएगा, एक्स वाई है तो जेड में जाएगा, मतलब ऐसा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दे रहा है कि वाई जेड है तो कहां जाएगा? एक्स में जाएगा, और एक्स में क्या चलता है? आई कैप, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? आई कैप। बाकी अब सिंपल सा बन जाएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करना आपका काम है। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू ये रखी है, ए वेक्टर की वैल्यू रखी है, दोनों को हल करना, मान निकालना, 12 दूनी 24 दशमलव का 2-4 करके कुछ इसका आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। आगे आगे हमारे पास सवाल लगा चाहिए हम लोग ये वाला। फिर से कह रहा है कि ए वेक्टर का मान इतना, नहीं लगाऊंगा सवाल, तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आपके 2 नहीं 3 सवाल, 3 सवाल आपको होमवर्क में करने। कौन कौन सा सवाल है? एक ये वाला है और एक ये वाला सवाल क्या करना है? होमवर्क करना है। तो मैंने इसका बेस आपको बता दिया। इसी बेस पे जो इधर वाला सवाल है ना, लास्ट वाला हमारा ये वाला सवाल बिल्कुल सेम उसी पर है, तो ये आपको करना है। चलो भाई, आज की सेवा समाप्त होती है। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हो, तो जरूर आप कहां जुड़े? अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या? कैरियर एकेडमी कुंडा। आप सर्च करेंगे ये लोगो आएगा,
PDF वूडीएफ नोट्स के लिए आपको वहां पे जुड़ना पड़ेगा। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। और हाँ, दूसरी बात, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट किया करो। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कहां पर कोई डाउट है, जरूर कमेंट किया करो। इससे क्या होता है, मुझे फीडबैक मिलता है और मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसको और अच्छा होता है और इनहेंस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो डेली शाम को आना है आपको 7 बजे कैरियर एकेडमी कुंडा के यूट्यूब चैनल पर और अपनी पढ़ाई को करनी है दमदार। ठीक है, ये मेरी फोटो है, दिखता हूँ कि नहीं ऐसे, मान लो जो भी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। कल हमको पढ़ना है गॉस का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और उस पर बेस्ड प्यारा से कोई डेरिवेशन करेंगे और कल की क्लास में ये जो आज हमने पढ़ाया है ये भी यूज होने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट करना नहीं भूलना है, आप सभी को कमेंट जरूर से जरूर करना है। चलो बाय बाय।